नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आज की करंट अफेयर्स की क्लास में। आप समय थोड़ा जल्दी है क्लास का और आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है आज की इस क्लास में। आप सभी ने मकर संक्रांति का ढेर सारा लुत्फ उठाया होगा कल, तो आप सभी क्लास से फटाफट जुड़िए। उसके बाद शुरुआत करते हैं आप सभी मित्रों के साथ राजस्थान की स्पेशल करंट अफेयर्स की क्लास में। आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। नमस्कार जी। राकेश मांडा, एस चौधरी, सपना चौधरी, मिस कैलिफोर्निया, नमस्कार आप सभी मित्रों को। चलिए मित्रों, शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के राजस्थान करंट अफेयर्स की वो बातें जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है जी। घनु एडिटर, मीना जी, गोविंद, शेखावत, पीयूष। तो चलिए आप सबके सामने पहला सवाल क्या आ रहा है जल्दी से सुनिए जी। हेलो हेलो, नमस्कार। पहला सवाल आज की राजस्थान की स्पेशल करंट अफेयर्स की क्लास में आप सब लोगों के सामने मैं बातचीत कर रहा हूं जिस विषय पर, वो जरा देखिएगा क्या है। यहां लिख देता हूं राजस्थान विशेष करंट अफेयर्स जो है उस पर हम लोग आज बातचीत करेंगे आपके सामने। जो साप्ताहिक करंट अफेयर्स आप सबके लिए लेकर आते हैं सोमवार से शनिवार तक का, सोमवार से शनिवार को जो महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से खबर है उसी पर हम लोग बातचीत करेंगे इस क्लास के दौरान। बाकी ऐसी बहुत सारी खबरें हैं जो राजस्थान की है लेकिन आपकी परीक्षा की दृष्टि से वो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, उन विषयों पर हम लोग बिल्कुल भी बातचीत आपके साथ नहीं करेंगे। चलिए पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आए तो जरा देखिएगा। आज 15 जनवरी का दिन है और पहला ही सवाल आपके सामने क्या है जरा पढ़िएगा। सवाल यह है मेरे मित्रों कि एक गांव है जिसका नाम क्या रखा गया है। अभी हाल ही में न्यूज़पेपर में ये खबर आई तो मैंने सोचा आपसे बातचीत कर लें। खेलगढ़ के नाम से चर्चित सिलवाला खुर्द गांव राज्य की किस जिले में है? नाम क्या है? उस गांव का नाम ही कर दिया गया खेलगढ़ गांव। ये सीलवाला खुर्द है इस गांव का वास्तविक नाम। ये क्या है? इसका वास्तविक नाम है भाई। इस गांव का क्या है? वास्तविक नाम है। और यह नाम इस गांव को क्या कर दिया गया? एक तरीके से इसे दर्जा दिया गया है खेलगढ़ गांव का नाम से। यह राज्य के किस जिले में पड़ता है जिसमें से प्रत्येक घर से प्राय यह कहा जाता है कि एक सदस्य जो है यहां से क्या है? खिलाड़ी है। अभी न्यूज़पेपर में ये सवाल आया था, यानी ये खबर आई तो मैंने सोचा इस पर बातचीत आपसे कर लें। राज्य का एक ऐसा भी गांव है जहां पर जो है वो प्राय का मतलब लगभग ये मानकर चलिए प्रत्येक घर से किसी न किसी खेल को खेलने वाला एक खिलाड़ी है। और मैं तो आप लोगों से भी कल मैंने कहा था कि भैया फिट इंडिया मूवमेंट का हिस्सा बनना है तो सुबह जल्दी उठिए, उसके बाद 1 घंटा अपने शरीर को, अपने स्वास्थ्य को दीजिएगा तो आप लोगों का भी जीवन बेहतर होगा और आपके परिवार की जो चिकित्सा पर होने वाला खर्चा है वो भी कम होगा और आपके जीवन में खुशहाली भी आएगी। तो ये खेल जो है वो जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक ऐसा भी गांव है राजस्थान में जिसमें प्रत्येक घर से खेल खेलने वाला कोई ना कोई क्या है? खिलाड़ी है। चाहे वो किसी भी खेल से संबंधित हो लेकिन वो खिलाड़ी मौजूद है। और खिलाड़ियों की अगर बात करें तो राजस्थान में आपको पता होगा ग्रामीण ओलंपिक्स जो हैं उनका आयोजन जो है, ग्रामीण ओलंपिक्स खेल का आयोजन किया जाना है और युवा एवं खेल मंत्रालय जो है वो अशोक चांदना जी के नेतृत्व में यह काम होना है। ठीक है, एक तो है उदय चांदना, एक है अशोक चांदना, दोनों नाम याद रखना है, उदय चांदना और अशोक चांदना। इनमें से खेल मंत्रालय जो है वो किसके पास है ये ध्यान रखना। कई बार आपको कंफ्यूजन हो सकता है ये दोनों नाम अगर एक साथ आ जाए तो यहां ध्यान रखना ग्रामीण ओलंपिक्स खेलों का आयोजन किया जाना है। लेकिन इन संख्याओं में नागौर जो जिला है, नागौर जो जिला है वो नागौर जिला रजिस्ट्रेशन करवाने में क्या है? सबसे आगे रहा है। नागौर जिला सबसे आगे रहा है। उसके बाद बात की जाए, आपको पता होगा कबड्डी एक ऐसा गेम है जहां पर सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं। इसके बाद बहुत सारे खेल हैं जिनमें क्या किया गया, जैसे बास्केटबॉल है, क्या है? बास्केटबॉल है, बास्केटबॉल
बॉल, बास्केटबॉल। इस प्रकार के कई ग्रामीण खेल हैं, जैसे टेनिस बॉल से खेले जाने वाला क्रिकेट है, टेनिस बॉल से खेले जाने वाला क्या है, क्रिकेट है। इनमें भी रजिस्ट्रेशन बहुत सारे करवाए गए हैं। तो आपको ये बताना है सिर्फ राज्य का ऐसा सिलवाला खुर्द गांव, उसका गांव का नाम वास्तविक नाम है, यह राजस्थान के किस जिले में है, क्या जयपुर जिले में है, जोधपुर जिले में है, गंगानगर जिले में है या हनुमानगढ़ जिले में है। तो गंगानगर में बहुत सारी चीजें हैं वो उत्पादित होती है, जिसमें मुख्यतः यहाँ का जो किन्नू है, यहाँ का किन्नू जो है वो कहाँ भेजा जा रहा है, इस वर्ष बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश को यहां से भेजा जा रहा है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, यानी एक स्पेशल ट्रेन बांग्लादेश के लिए यहां से चलाई गई है। स्पेशल जो ट्रेन है वो स्पेशल ट्रेन कहां से, गंगानगर से कहां चलाई गई है, बांग्लादेश के लिए चलाई गई है। इसके अलावा राजस्थान में अन्न का कटोरा भी इसे कहा जा सकता है। अन्न का कटोरा इसलिए कि यहां पर गेहूं भी बड़ी अच्छी क्वालिटी की और बड़ी मात्रा में उत्पादित की जाती है। चावल जो है वो भी बढ़िया किस्म का चावल जो है यहां पर उत्पादित होता है गंगानगर में। चलिए, इसका सही जवाब जो है वो मेरे दोस्तों क्या है, हनुमानगढ़ है। क्या है, हनुमानगढ़ इसका सही जवाब है। गंगानगर, हनुमानगढ़ आप सभी जानते हैं, उत्तरी राजस्थान के जो सिरमौर जिले हैं उनमें इनका नाम आता है। तो यहां पर इसका सही जवाब जो है वो क्या है, हनुमानगढ़ है, जयपुर नहीं है और जोधपुर नहीं है। कल आपने 14 जनवरी के दिन पतंग उड़ाए होंगे खूब सारे, 14 जनवरी के दिन, मकर संक्रांति के दिन। लेकिन ध्यान रखना, पतंग महोत्सव जो है, पतंग महोत्सव का आयोजन कहां किया जाता है, पतंग महोत्सव का आयोजन कहां किया जाता है, कौन सा विभाग करता है। तो ध्यान रखना, पर्यटन विभाग जो है, कौन सा विभाग, पर्यटन विभाग इस पतंग महोत्सव का क्या करता है, प्रतिवर्ष आयोजन करता है। शरद महोत्सव, पतंग महोत्सव, मरु महोत्सव, ये सारे जो हैं वो इसी से क्या है, रिलेटेड है। ठीक है, चलिए इसका सही जवाब आपका क्या है, हनुमानगढ़ है। चलिए अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है आपके सामने। यहां पर सवाल आपके सामने है, कुछ सवालों के जवाब मैंने छोड़े हैं, वो खुद आपको सोच विचार करना है, आपको सारे जवाब आने चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं इस सवाल पर। राजस्थान आवासन मंडल द्वारा आयोजित 4 दिवसीय 27वीं वार्षिक कर्मचारी खेल प्रतियोगिता का आयोजन इस वर्ष कहां किया गया। 27वीं है, 27वीं वार्षिक कर्मचारी खेल प्रतियोगिता का आयोजन, खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन जो है कितने दिवसीय, 4 दिवसीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन, यानी ये संपन्न हो चुकी है प्रतियोगिता। और किसके कर्मचारियों की है, राजस्थान आवासन मंडल, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के बारे में आपने सुना होगा, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, इसकी स्थापना पर सवाल पूछा जा चुका है। राजस्थान के प्री बीएड यानी पीटीईटी का जो एग्जाम होता है वो उस सवाल में क्यों पूछा गया, क्योंकि उस समय इसकी स्थापना के कितने वर्ष हुए थे, तो 50 वर्ष इसकी स्थापना को हुए थे। इस वजह से यह सवाल पीटीटी के एग्जाम में इसकी स्थापना पर पूछा जा चुका है। चलिए अब जरा देखिएगा यहां पर क्या है। ठीक है, कि इस वर्ष आवासन मंडल जो है ये शहरी मंत्रालय के अंतर्गत आता है, और आपने शांति धारीवाल का नाम सुना होगा, शांति धारीवाल, शांति धारीवाल, ये वर्तमान में शांति धारीवाल इस आरएचबी के अध्यक्ष भी हैं। क्या हैं, इसके अध्यक्ष भी हैं, प्लस इसके साथ साथ इनके मंत्रालय के अधीन ही ये काम करता है। लेकिन इसका अध्यक्ष अलग से होता है, लेकिन अभी मंत्री जो हैं वही इसके क्या हैं, इसके अध्यक्ष हैं। चलिए इसके बाद इसका सही जवाब आपके सामने क्या होगा जरा देखिए। बीकानेर इसका सही जवाब नहीं है, जोधपुर, सीकर, इसका सही जवाब जो है वो आपका क्या है, जयपुर है। ध्यान रखना मेरे मित्रों, 27वीं प्रतियोगिता का आयोजन जो है वो कहां हुआ है, ये हुआ है जयपुर में। इसका, इस खेलकूद प्रतियोगिता के 27वें जो संस्करण है इसका आयोजन तो जयपुर में किया गया। अगला जो आयोजन है यानी 28वीं खेलकूद प्रतियोगिता जो अगले वर्ष की होनी है वो कहां आयोजित की जाएगी, तो वह जोधपुर में आयोजित की जाएगी, वह जोधपुर में क्या कर दी जाएगी, आयोजित कर दी जाएगी। ठीक है, हाँ जी मेरे मित्रों, कुछ साथी आए नहीं होंगे, उनको लगा होगा कि क्लास आज थोड़ी लेट ही होगी, तो कल से आप ठीक 5 बजे तैयार रहें। 5:15 पर आपकी क्लास एकदम स्टार्ट हो जाएगी, और उसके 2-3 दिन बाद ही आपकी क्लास फिक्स 5 बजे स्टार्ट होनी शुरू हो जाएगी। थोड़ा जल्दी उठिए, क्लास इसीलिए आप लोगों के लिए थोड़ा और जल्दी कर रहा हूं मैं, ताकि आप जल्दी उठ जाएं। तो आप ठीक सुबह 5 बजे उठकर तैयार रहें। तो आप सभी मित्र जल्दी जल्दी इन चीजों में सुधार करिए, आपके लिए ही इस क्लास का मैं
5:15 बजे कर दिया समय, कल से ठीक 5 बजे धीरे धीरे करके 2-3 दिन बाद 5 बजे स्टार्ट कर देंगे अपन। तो यहां पर क्या है, इसका सही जवाब जयपुर है। और इसके बाद अगली प्रतियोगिता जो है 28वीं प्रतियोगिता का आयोजन कहां किया जाएगा, जोधपुर में किया जाना है। अगले वर्ष इसका आयोजन किया जाना है। तो इस वर्ष का आयोजन कहां किया गया, जयपुर में किया गया। अगले वर्ष का आयोजन जोधपुर में किया जाएगा, यानी मारवाड़ की धरा पर इसका आयोजन होना है। और इस वर्ष इसका आयोजन ढूंढाड़ में किया गया है। तो राजस्थान आवासन मंडल के अध्यक्ष कौन है, आपसे यह भी सवाल पूछा जा सकता है। तो आप सभी इन सब बातों को क्या करिएगा, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा क्या है। हाल ही में राज्य स्तरीय युवा सांस्कृतिक जो प्रतियोगिता है उसके संबंध में आपके साथ सवाल पूछा जा रहा है। इस तरीके के सवाल पहले भी परीक्षा में आए हैं और आप जरूर ध्यान रखिएगा। एक परीक्षा में पिछले दिनों में मैंने देखा ऐसा सवाल आया हुआ है कि इस प्रकार के समारोह या महोत्सव का उद्घाटन किसने किया था। तो यहां पर लिखा है हाल ही में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय युवा सांस्कृतिक प्रतिभा खोज महोत्सव का आयोजन जयपुर में किया गया, जिसका उद्घाटन किसने किया। पहला सवाल तो मैंने यहां दे दिया आपको क्वेश्चन में, राज्य स्तरीय युवा सांस्कृतिक प्रतिभा खोज महोत्सव है। इसका मतलब है इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य एक ही है भैया, इस प्रकार के कार्यक्रम के आयोजन करने का, युवाओं को संस्कृति से एक तो क्या करना, युवाओं को सांस्कृतिक जो पहचान है उससे जोड़ना, प्लस सांस्कृतिक कार्यक्रमों में आगे लाने का। उनके इस प्रकार के, जैसे पंजाब है मेरे दोस्तों, पंजाब में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, तो आज भी वही परंपरा वहां मौजूद है, विभिन्न प्रकार के कलाकार तैयार किए जाते हैं। ठीक इसी प्रकार हरियाणा भी अपने सांस्कृतिक जो नृत्य हैं या फिर कोई गायन है उनको बरकरार रखे हुए। इसी प्रकार राजस्थान भी ये चाहता है कि राजस्थान की भी सांस्कृतिक जो धरोहर है वो मौजूद रहे, बनी रहे, क्योंकि आज का युवा जो है वो व्हाट्सएप, यूट्यूब इन सब वाला हो गया है, तो उसको ये सब बेकार की बातें लगती है। लेकिन इसको संजो कर रखना, हमारी सांस्कृतिक विरासत को संजो कर रखना और युवाओं के माध्यम से उसको आगे बढ़ाना जो है, उसको बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया, राज्य स्तरीय युवा सांस्कृतिक प्रतिभा खोज महोत्सव का आयोजन जयपुर में किया गया। और इसके जो प्रतिभागी होंगे वो राष्ट्रीय स्तर पर अपना प्रदर्शन करेंगे। इसके प्रतिभागी जो विजेता हैं वो कहां करेंगे, राष्ट्रीय स्तर पर अपना प्रदर्शन करेंगे। तो मैंने ये पूछा है कि इसका उद्घाटन हाल ही में किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, जयपुर में इसका आयोजन किया गया, ये बात आपकी सही है, जयपुर में इसका क्या किया गया था, आयोजन किया गया था, लेकिन उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था। ठीक है जी, तो इसका सही जवाब आपको क्या मिलने वाला है जरा सुनिए। अशोक गहलोत, कलराज मिश्र, रूमा देवी, गुलाबो सपेरा, चारों ही ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन पर सवाल आपसे परीक्षाओं में, पूर्ववर्ती परीक्षाओं में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। और पिछली बार आपको बताऊं राजस्थान पुलिस का पेपर था, राजस्थान पुलिस वालों ने तो हद ही कर दी भैया, सबके मंत्रियों के विधानसभा क्षेत्र तक पूछा गया था। तो अशोक गहलोत का राजस्थान पुलिस में पिछली बार सरदारपुरा जो विधानसभा क्षेत्र है, सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र, ये पूछा जा चुका है पिछली बार राजस्थान पुलिस के पेपर में। राजस्थान पुलिस का जो पिछला पेपर हुआ है उस पेपर में सरदारपुरा जो 2019 की भर्ती थी, 2019 की भर्ती थी, उसमें सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र जो है वो कहां पर है, जोधपुर जिले में पड़ता है। तो ये पूछा जा चुका है कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं ये कौन से विधानसभा क्षेत्र से संबंधित है, तो सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र से संबंधित है। कलराज मिश्र हमारे क्या है, राज्यपाल महोदय हैं भाई। राज्यपाल महोदय जी पहले आपको पता है हिमाचल प्रदेश जो है, हिमाचल प्रदेश वहां के राज्यपाल रह चुके हैं। ऐसा ही सवाल राजस्थान पुलिस ने पिछली बार पूछा था, जो हमारे राज्यपाल थे, कि ये पूर्व कौन से राज्य के राज्यपाल रहे हैं, तो आपको वो भी ध्यान रखना है। इसका सही जवाब जो है वो क्या है, गुलाबो सपेरा जो है उसने, गुलाबो ने क्या किया था, इस सांस्कृतिक कार्यक्रम का उद्घाटन अभी हाल ही में जयपुर में किया था। तो कालबेलिया नृत्य जो है, कालबेलिया नृत्य, इस कालबेलिया नृत्य को देश दुनिया में चर्चित करने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो उसका नाम क्या है, गुलाबो सपेरा है। और राजस्थान राज्य स्तरीय युवा सांस्कृतिक प्रतिभा खोज महोत्सव का उद्घाटन भी किसने किया, गुलाबो सपेरो ने किया। और यूनेस्को जो है, यूनेस्को, उस यूनेस्को की अमूर्त विरासत जो धरोहर सूची है, अमूर्त जो धरोहर सूची है, उस अमूर्त धरोहर सूची में क्या किया गया है मेरे मित्रों, हमारे इस कालबेलिया नृत्य को अमूर्त सूची में, अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में, सांस्कृतिक धरोहर सूची में इसे शामिल किया गया है। रूमा देवी आपको पता ही है, बाड़मेर से संबंधित सवाल है, और रूमा देवी के बारे में तो आरपीएससी ने इतना खतरनाक सवाल बनाया कि आधे से ज्यादा लोग पानी पी गए इस सवाल में।
आरपीएससी आरएएस प्री का पेपर उठाकर देखिएगा मेरे दोस्तों, आप लोगों को पता चलेगा कि रूमा देवी के बारे में कितना अच्छा सवाल और कितना शानदार वाला सवाल पूछा गया। कथन देकर यह पूछा गया इनमें से कौन सा रूमा देवी से संबंधित कथन जो है वो सत्य नहीं है, ऐसा सवाल वहां पूछा गया। रूमा देवी का संबंध बाड़मेर से है, तो यहां पूछा गया कि रूमा देवी का जो बचपन है वो झुंझुनू जिले में बीता, ऐसा कोई संबंध उसमें दे रखा था। लेकिन ध्यान रखना इनका जो ससुराल है और पीहर जो है वो दोनों ही बाड़मेर जिले के अंतर्गत आते हैं। और रूमा देवी जो है इनको नारी शक्ति पुरस्कार 2019 से सम्मानित होने का अवसर भी क्या हो चुका है, प्राप्त हो चुका है, यह सवाल भी दिया था। तो ऐसे बहुत सारे कथन इनके संबंध में दे रखे थे, वो सही और गलत आपको छांटने थे। तो इसका सही जवाब आपका क्या है, गुलाबो सपेरा है। गुलाबो सपेरा जयपुर में जो प्रतिभा खोज महोत्सव है उसका इन्होंने उद्घाटन किया था। चलिए अगला सवाल जरा देखिएगा आपका क्या है। अभी आपके सामने एक नया सवाल है, जरा देखो क्या है। बहुत ही अच्छे सवाल आज मैंने इस क्लास के अंदर शामिल किए हैं, बहुत सारे सवालों पर बातचीत करनी है, तो धैर्य बनाकर इन सवालों को सुनिए जरा। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना से प्रत्येक परिवार को जोड़ने हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के लिए मुख्यमंत्री ने कितनी राशि की अभी हाल ही में मंजूरी प्रदान की है, जरा बताइएगा। तो ठीक है, हाँ जी, चलिए यहां पर सही जवाब क्या है जरा देखिए। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना से प्रत्येक परिवार को जोड़ने हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के लिए मुख्यमंत्री ने कितनी राशि दी है। तो आपको चिरंजीवी योजना के बारे में तो जानकारी होगी। चिरंजीवी योजना, चिरंजीवी योजना, ये चिरंजीवी योजना जो है ना मेरे मित्रों, ये कब शुरू की गई थी, पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है 1 मई 2021, 1 मई 2021 का दिन याद होगा, ठीक है। सबको कहा भाई जो लोग निश्चित आरक्षित कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, बाकी जो इस कैटेगरी के अंतर्गत नहीं आते उससे इतने रुपए का शुल्क लिया जाएगा। ये बताइए, क्योंकि ये परीक्षा में आपसे राशि पूछी जा चुकी है, इसलिए आपको कई बार मैं बता चुका हूं कि इस राशि को जरूर ध्यान रखना। तो ये कितने रुपए की राशि, अनआरक्षित जो कैटेगरियां हैं, अनआरक्षित कैटेगरी, उनसे यह शुल्क लिया जा रहा है, उस शुल्क की मात्रा बतानी है। चिरंजीवी योजना के तहत क्या किया गया मेरे मित्रों, ये कहा गया कि आपको सबसे पहले तो जितनी भी बीमारियां हो रही है उनका 5 लाख रुपए तक का क्या दिया जाएगा, बीमा कवरेज। लेकिन इस 5 लाख रुपए में जो है वो दो मात्राएं हैं, एक तो 4.5 लाख रुपए गंभीर बीमारी की स्थिति में और 50,000 रुपए जो है वो सामान्य बीमारी की स्थिति में आपको कवरेज दिया जाएगा, ठीक है। जिनका 800 जवाब आ रहा है उनका गलत है, जिनका 850 जवाब आ रहा है उनका एकदम क्या है, सही है। चलिए 4.5 लाख रुपए और 50,000 रुपए, इसकी मात्रा दोनों ध्यान रखना, ये दोनों अलग अलग करके, एक साथ नहीं, ये दोनों ऐसे अलग अलग जैसे मैंने लिखा है ऐसे आरपीएससी का पेपर उठाकर देखो, पीछे दो, उनमें आपको नजर आएगा एक एसआई का पेपर और एक आरएएस प्री का पेपर। दोनों पेपरों में ये अलग अलग ही पूछा जा चुका है, अगर आपने अलग अलग याद नहीं किया तो आपका वो सवाल पक्का ही गलत होगा। चलिए इसका सही जवाब अब सुनिए, कितने करोड़ रुपए की राशि अभी हाल ही में सरकार ने स्वीकृत की है। तो 15 करोड़ नहीं, 20 करोड़ नहीं, 25 करोड़ नहीं, 36 करोड़ रुपए की राशि जो है वो राज्य सरकार ने अभी हाल ही में इसके पूरे व्यापक प्रचार प्रसार के लिए, कि भाई कोई भी व्यक्ति इससे छूटना नहीं चाहिए, सब व्यक्ति इसमें शामिल हो जाने चाहिए, इसके लिए इन्होंने एक प्रयास किया है कि इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए पूरे ग्रामीण इलाकों में, शहरी इलाकों में, जहां जहां तक कि इसकी पहुंच बनाई जाए, जो व्यक्ति इसके दायरे में आता है वो सब हो। क्यों? क्योंकि पता है सरकार को एक व्यक्ति या जिस व्यक्ति का बीमा करा रहे हैं उसे 850 रुपए लेंगे जो आरक्षित कैटेगरी के अंतर्गत नहीं आता है। लेकिन बहुत अच्छी योजना है मेरे मित्रों, जिन्होंने नहीं करवा रखा है, जो आरक्षित कैटेगरी के अंतर्गत नहीं आता है वो सुनिए। पिछले दिनों आया म्यूक्रोमाइकोसिस, माइकोसिस, इस म्यूक्रोमाइकोसिस की बीमारी के लिए जो इंजेक्शन लगते थे मेरे मित्रों, एक इंजेक्शन जो है, एक इंजेक्शन की जो लागत है वो आपको बता देता हूं, कम से कम 10,000 रुपए एक इंजेक्शन की लागत है। 10,000 रुपए एक इंजेक्शन की लागत है, अगर आप मार्केट से वही इंजेक्शन किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में लगाओगे तो। और यही इंजेक्शन जो है वो लगातार कितने महीने तक, 1 माह तक, 1 माह तक ये इंजेक्शन लगते हैं। यानी कम से कम ये मानकर चलिए 10 से 15 इंजेक्शन दिए जाते हैं एक व्यक्ति को म्यूक्रोमाइकोसिस में।
ठीक है, यानी जिसे हम ब्लैक फंगस कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लैक फंगस इसको कहते हैं। इस ब्लैक फंगस को इसमें शामिल किया बाद में मुख्यमंत्री जी ने। कोविड-19 तो शामिल था ही, तो म्यूक्रोमाइकोसिस जो है, इस म्यूक्रोमाइकोसिस में इतना खर्चा एक इंजेक्शन का है, वो कम से कम 10 से 15 इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं। और यह जो योजना है ये इतनी कारगर साबित हुई इस म्यूक्रोमाइकोसिस के तहत कि जिन लोगों ने इन सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती हुए या फिर इस योजना के तहत जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा था, उन सब व्यक्तियों को ये सारा जो वहन खर्चा है वो नहीं करना पड़ा। यही अगर वो लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में कराते तो शायद 5 लाख रुपए से उसका खर्चा कम नहीं आता। बल्कि इस योजना के तहत सरकार ने क्या कर दिया, इसे बहुत ही अच्छे ढंग से इंप्लीमेंट किया। और राज्य सरकार की इस मुहिम की तारीफ करनी चाहिए हमें, क्योंकि जिन लोगों को इसका फायदा हुआ उनके परिजन जान गंवाने से बच गए। तो ये ध्यान रखना, एक इंजेक्शन का खर्चा इतने रुपए था और कम से कम 10 से 15 इंजेक्शन, और पूरा खर्चा इसके बाद 20 दिन तक है। यह भी ध्यान रखना मेरे मित्रों, अभी आरएस परी में इस पर सवाल पूछा गया कि भैया आपको घर के लिए डिस्चार्ज कर दिया गया हॉस्पिटल में, तो उसके कितने दिन बाद तक का खर्चा सरकार वहन करेगी? उसमें 20 दिन, 15 दिन, ऐसे 25 दिन ऐसे ऑप्शन आए थे, 30 दिन। तो ऐसे आपको ध्यान भी रखना है कि आपको डिस्चार्ज करने के कितने दिन बाद तक इस योजना का लाभ मिलता रहेगा। तो ऐसी बातें जो है वो योजनाओं के संबंध में बहुत गहराई से पढ़नी होती है। तो इसमें ध्यान रखना 15 दिन बाद तक का जो खर्चा है वो इसके अंतर्गत क्या किया गया था, शामिल किया गया था। ये ध्यान रखना, क्योंकि पेपर वाले ने 10 दिन दे रखा था, वहां पर 10 दिन नहीं है, 10 दिन गलत था, उसकी जगह सही क्या होगा, 15 दिन तक का जो खर्चा है वो इसमें क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। यह आरएस परी में पूछा गया सवाल है अभी आपसे। तो इसका सही जवाब क्या है? 36 करोड़ रुपए इसकी सही राशि है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, अगला सवाल क्या है। यहां पर आपके सामने जो सवाल है वो भी अच्छा है। आज सवाल सारे ही अच्छे हैं, किसी भी सवाल को हम छोड़ नहीं सकते। राजस्थान के लिहाज से तो सारे इंपोर्टेंट है। यहां है कि हाल ही में राजसमंद के नाथद्वारा में बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय का शिलान्यास किसने किया? कहां से बात कर रहे हैं हम लोग? राजसमंद जिला है। राजसमंद से पता है आपको, दिया कुमारी का नाम आपने सुना होगा, दिया कुमारी। ठीक है, क्या संबंध है दिया कुमारी का यहां से, जरा बताइए। यहां भी एक जगह है जिसका नाम है नाथद्वारा। नाथद्वारा में आपको पता होगा, नाथद्वारा में पिछवाइया, क्या है, पिछवाइया नाथद्वारा की बड़ी प्रसिद्ध है। इसके बाद यहां कहा जा रहा है कि बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय का शिलान्यास यहां पर किया गया। बहुउद्देशीय का मतलब है कई ऐसी बीमारियों के लिए पशुओं को एक ही जगह पर बहुत सारे चीजें उपलब्ध हो जाए, उनको एक उद्देश्य के लिए नहीं, वहां पर उनकी नस्ल सुधार भी होती हो, वहां पर उनकी चिकित्सा सुविधाएं भी उपलब्ध हो, ये सारे काम एक ही जगह पर पशुओं के लिए उपलब्ध हो। ऐसा जो बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय है, उस पशु चिकित्सालय का शिलान्यास हाल ही में किसके द्वारा, नाथद्वारा में राजसमंद में किया गया था। ठीक है, तो ये बताइए। तो राजसमंद जो क्षेत्र है, यहीं पर आपको पता होगा हमें कुंभलगढ़ जो अभ्यारण्य है, ठीक है, एक तो किला है और एक अभ्यारण्य जो है, इसको क्या बनाए जाने के बारे में, टाइगर रिजर्व बनाए जाने के बारे में नेशनल टाइगर अथॉरिटी जो है, इसके द्वारा प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा जा चुका है और राज्य सरकार ने अभी उस पर ज्यादा कोई बड़ा एक्शन लिया नहीं है। इस वजह से मेरे मित्रों, दिया कुमारी जी ने अभी केंद्र सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं, वन एवं पर्यावरण मंत्री से यह बात कही कि भाई राजस्थान सरकार को आपने भेजा था प्रस्ताव, लेकिन राजस्थान सरकार ने अभी तक इस बारे में कुछ सोचा नहीं है, विचारा नहीं है, कोई काम नहीं किया है। अब देखिए इसमें सही जवाब क्या है। अशोक गहलोत जी, कलराज मिश्र, डॉक्टर सीपी जोशी, टीकूराम जूली। टीकूराम जूली की बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री हैं। क्या है? सामाजिक न्याय व क्या है, अधिकारिता मंत्री। सामाजिक न्याय एवं क्या है, अधिकारिता मंत्री हैं। अधिकारिता मंत्री। राजस्थान पुलिस की तैयारी करने वाले मित्र, ये सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री जरूर रट लेना। पता नहीं राजस्थान पुलिस वालों को मंत्रालय से इतना लगाव कैसे है। पिछली बार जो पारियां हुई थी टोटल 6, उस 6 पारियों में से 4 पारियों में मास्टर भंवरलाल उस समय इस मंत्रालय के मंत्री थे। मास्टर भंवरलाल इस मंत्रालय के मंत्री थे और 4 पारियों में, 6 में से 4 पारियों में इन पर सवाल आया था, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय पर। इसका सही जवाब जो है वो मित्रों डॉक्टर सीपी जोशी है। ठीक है, तो सभी बंधु जरा ध्यान दें कि डॉक्टर सीपी जोशी जो है ये राजस्थान विधानसभा के वर्तमान में क्या हैं, अध्यक्ष हैं।
राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सीपी जोशी हैं। विधानसभा अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? ये है हमारे सीपी जोशी। अभी राजस्थान विधानसभा का बजट जो सत्र है, बजट सत्र जल्दी क्या होने वाला है? शुरू होने वाला है। इस बार बजट जो है वो फरवरी के फर्स्ट वीक में, फरवरी के प्रथम सप्ताह में क्या कर दिया जाएगा? पेश किया जाएगा। इसके अलावा ध्यान रखना, राजस्थान देश का पहला राज्य होगा जो क्या करने वाला है? अपना कृषि जो बजट है वो कृषि बजट अलग से क्या करने वाला है? प्रस्तुत करने वाला है। पूरे देश का राजस्थान पहला ऐसा राज्य होगा जो अपना कृषि बजट जो है वो अलग से क्या करने जा रहा है? प्रस्तुत करने जा रहा है। तो मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। डॉक्टर सीपी जोशी ने नाथद्वारा में राजसंबंध में पशु चिकित्सालय बहुउद्देशीय उसका शिलान्यास अभी हाल ही में किया है। चलिए मित्रों, अगला सवाल देखिएगा क्या है। यहां पर आपके सामने है, राज्य में आर्ट एंड कल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना कहां की जानी है? आर्ट और कल्चर तो जरूरी है, हमारा आर्ट और कल्चर ही सबसे खतरनाक है। तो राज्य में आर्ट एंड कल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना कहां की जानी है? जोधपुर में, बीकानेर में, जयपुर में, अजमेर में? कहां होगी? राजस्थान में आर्ट एंड कल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना कहां की जानी है, यह आपको बताना है। तो बताइए जरा, राजस्थान में आर्ट एंड कल्चर यूनिवर्सिटी यानी हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है, आर्ट एंड कल्चर का मतलब हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है, सांस्कृतिक धरोहर जो राजस्थान की है, उस धरोहर के बारे में अध्ययन किया जा सके, उसका अध्ययन किया जा सके, या सिर्फ ये कह दीजिएगा लुप्त होती हुई हमारी सांस्कृतिक धरोहर जो है उसको बनाए रखने के लिए, उस पर रिसर्च करने के लिए इस प्रकार की विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। विश्वविद्यालय की क्या की जा रही है? स्थापना की जानी है। तो यह स्थापना राज्य में कहां की जानी है? प्लस एक ध्यान रखना, एक है हमारा फिनटेक, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी जो है फिनटेक पार्क है, और एक फिनटेक क्या है? विश्वविद्यालय है। फिनटेक विश्वविद्यालय है, ठीक है, विश्वविद्यालय। तो ध्यान रखना, पार्क जो है वो तो कहां बन रहा है भैया? पार्क जो है वो तो जयपुर में बन रहा है, और यूनिवर्सिटी जो है वो कहां बन रही है? जोधपुर में बन रही है इस प्रकार की यूनिवर्सिटी। तो अभी आपसे क्या पूछा जा रहा है? आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, कला एवं संस्कृति जो विश्वविद्यालय है, कला एवं संस्कृति, ये आपके सभी सब्जेक्ट का महत्वपूर्ण हिस्सा है। कला एवं संस्कृति जो है, इससे संबंधित अध्ययन और रिसर्च करने के लिए यूनिवर्सिटी कहां स्थापित की जानी है, ये जरा देखिए। जोधपुर में, बीकानेर में, जयपुर में, अजमेर में? तो बताइए आप सभी, इसका सही जवाब क्या होगा? कहां पर इसकी स्थापना की जा रही है? हाँ जी मित्रों, आप सभी के सामने आज ये सारी बातें हम रख रहे हैं, तो आप फटाफट इन सभी सवालों का जवाब देते हुए अपनी सांस्कृतिक जो धरोहर है उसके बारे में अध्ययन करने के लिए तैयार भी रहें, और कहां पर इसकी स्थापना की जानी है ये भी जरा बताते रहिए। तो आप सही कह रहे हैं, जहां पार्क बनेगा वहीं कला संस्कृति ज्यादा ठीक रहेगी, यानी फिनटेक पार्क जहां होगा, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के बारे में जहां अध्ययन हम करें, वहीं किसके बारे में? कला संस्कृति के बारे में हम रिसर्च करें तो ठीक रहेगा। तो इसका सही जवाब क्या है? जयपुर है। जयपुर में आने वाले समय में आपको इस प्रकार का विश्वविद्यालय देखने को नजर आएगा। राजस्थान का सबसे पुराना विश्वविद्यालय भी जयपुर में स्थित है, जिसका नाम क्या है? राजस्थान विश्वविद्यालय है। राजस्थान विश्वविद्यालय जो है, विश्वविद्यालय, राजस्थान का सबसे पुराना विश्वविद्यालय जिसे हम कहते हैं वो राजस्थान विश्वविद्यालय है। इसके बाद जोधपुर मारवाड़ की धरती है, आपको पता है। बीकानेर का क्षेत्र है एक पलाना, कौन सा? पलाना क्षेत्र, आपको जरूर ध्यान रख लेना चाहिए। अजमेर आरपीएससी का मुख्यालय आपका है ही, आरपीएससी का गढ़ इसे हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। आरपीएससी ने कई नए सुधार इस वर्ष किए हैं, नए सुधार जो हैं वो किए हैं, और वो भी किसकी सिफारिश पर किए हैं? तो एमएल कुमावत जो समिति है, एमएल कुमावत जो समिति है, उस कुमावत समिति के कई सुधार जो हैं इन्होंने लागू किए हैं अभी हाल ही में। तो जयपुर राज्य की राजधानी, जहां पर कला संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना की जानी है। अगला सवाल आपके सामने जरा देखो भैया। अभी हाल ही में राजस्थान में 104 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी रामेश्वर चौधरी का निधन हो गया है। उनका संबंध राजस्थान के किस जिले से था? तो राजस्थान की धरती ही स्वतंत्रता सेनानियों, वीरों की भूमि है। यहां पर महाराणा प्रताप, राणा सांगा, पृथ्वीराज चौहान जैसे वीर सपूत इस धरती पर पैदा हुए हैं। तो ये नाम जो हैं वो बड़े चर्चित हैं।
देखिए राजस्थान एक व्यक्ति की पहचान नहीं है, पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान, ये मैंने बीच की कड़ी उठाई है लेकिन फिर भी आप लोग सब जानते हैं, ठीक है। सांगा हो, उसके बाद प्रताप हो, ये सब ऐसे सपूत इस धरती पर पैदा हुए हैं जिसकी वजह से हमारी पहचान आज भी देश दुनिया में बनी हुई है। हालांकि हमारा कोई योगदान इसमें है नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी हम छोटे छोटे प्रयास करें तो एक दिन ये राज्य और ये देश भी आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो ऐसे सपूतों की धरती ये रही है। इसी पर पीरू सिंह जैसे नाम, आपने पीरू सिंह का नाम सुना होगा, जिन्होंने दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए होंगे, ठीक है। मरणोपरांत जिन्हें किस पुरस्कार से नवाजा गया ये भी आप लोग सब जानते हैं। तो 104 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी रामेश्वर चौधरी का हाल ही में क्या हो गया है, निधन हो गया। 104 वर्ष तक जिए स्वतंत्रता सेनानी के बतौर इनको जाना जाता है। तो ऐसे रामेश्वर चौधरी का संबंध राजस्थान के किस जिले से रहा है, चूरू जिले से, सीकर जिले से, झुंझुनू जिले से, अलवर जिले से। तो ध्यान रखना झुंझुनू जिले से इनका क्या रहा है, संबंध रहा है। राजस्थान के झुंझुनू जिले के रहने वाले स्वतंत्रता सेनानी रामेश्वर चौधरी 104 वर्षीय थे। अभी हाल ही में उनका क्या हो चुका है, निधन हो चुका है। तो चलिए अगले सवाल पर हम लोग बात करते हैं। यहां लिख देता हूं, रामेश्वर चौधरी जो हैं इनका निधन हो चुका है, स्वतंत्रता सेनानी रहे, प्लस उम्र कितनी है, 104 वर्ष इनकी क्या रही है, उम्र रही है। झुंझुनू, सीकर और चूरू ये तीनों जिले जो हैं वो शेखावाटी क्षेत्र के नाम से क्या किए जाते हैं, शेखावाटी क्षेत्र के नाम से जाने जाते हैं। प्लस यहाँ की जो ओपन आर्ट गैलरी है, यानी हवेली जो है, हवेली यहां पर है हवेली, इन हवेली कला के लिए इसको जाना जाता है। तो यहाँ की हवेलियां जो है, हवेलियां वो बड़ी क्या है, प्रसिद्ध है, जो ओपन आर्ट गैलरी के नाम से क्या की जाती है, जानी जाती है। जिसमें मंडावा की हवेली हो, आपकी झुंझुनू की हवेली हो, पोदार की हवेली हो, ये सारी हवेलियां यहाँ की क्या है, प्रसिद्ध है। चलिए अगला सवाल जरा देखिएगा। और चूरू का माल जी का कमरा तो आप सब लोग जानते ही होंगे, बड़ा प्रसिद्ध रहा है। अंग्रेजों के जमाने में जब अंग्रेजों ने इस क्षेत्र को घेरने की कोशिश की तो यहाँ की जनता ने बड़ा दिल करते हुए, आपको पता ही है, अपने घरों की सोना और चांदी जो है वो भेंट कर दिया था और अंग्रेजों के ऊपर क्या किया था, सोने चांदी के गोले जो है वो दागे गए। और जब ये देखा तो उनको अपना घेरा यहां से क्या करना पड़ा था, हटाना पड़ा था। हाल ही में शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग के कौन से राज्य स्तरीय शिक्षा विभागीय मंत्रालयिक सहायक कर्मचारी सम्मान समारोह का आयोजन अभी हाल ही में जयपुर में किया गया। देखिए इसमें जानने लायक बात यही है कि हमारे वर्तमान में शिक्षा मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर कौन है, तो ध्यान रखना बीडी कल्ला जी हैं। अध्यक्षता में शिक्षा विभाग के जो कर्मचारी हैं उनका राज्य स्तरीय जो विभागीय मंत्रालयिक एवं सहायक कर्मचारियों का सम्मान समारोह आयोजित हुआ जयपुर में। और इस समारोह का क्रम कौन सा था ये ध्यान बताना है आपको। आयोजन कहां किया गया इसका, जयपुर में इसका आयोजन किया गया। देखिए दो मंत्री हैं, एक आपके बीडी कल्ला जी हैं, बीडी कल्ला जी ये तो कैबिनेट मिनिस्टर हैं इस मंत्रालय के। एक है जाहिदा खान, क्या है, जाहिदा खान, जो नए मंत्री बनाए गए उसमें अंग्रेजी में शपथ लेने वाली, इंग्लिश में। बाकी तो सबका पता ही आपको हालत क्या है, मेरे हिसाब से 10वीं में लगभग लोग सप्लीमेंट्री पास होंगे, लेकिन जाहिदा खान जो है वो जाहिदा खान ने इंग्लिश में शपथ लेकर सबको चौंका दिया, ठीक है। तो राजस्थान की मंत्री है, ये इसकी क्या है, राज्य मंत्री है, ये इसमें राज्य मंत्री है, यह ध्यान रखना है, राज्य मंत्री हैं। बीडी कल्ला जी जो हैं वो इसके कैबिनेट मिनिस्टर हैं। अब देखो राज्य स्तरीय शिक्षा विभागीय, पिछले दिनों आपको पता होगा गोविंद सिंह जी डोटासरा जब इस मंत्रालय के मंत्री थे तब शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। यह तो हुआ था राज्य स्तरीय जयपुर में। राज्य स्तरीय जो सम्मान समारोह है वो तो कहां हुआ था, ये तो जयपुर में आयोजित किया गया था। कहां पर, जयपुर में। लेकिन इसके अलावा संभाग और ब्लॉक स्तर पर भी, संभाग, इसके अलावा जिला, इसके अलावा ब्लॉक स्तर पर भी इस प्रकार के शिक्षक सम्मान समारोह का क्या किया गया था, आयोजन राज्य सरकार के द्वारा ही किया गया था। तो अब जरा बताइएगा इसका सही जवाब क्या है, कौन से क्रम का मंत्रालय कर्मचारी है। शिक्षक सम्मान समारोह नहीं है शिक्षा मंत्रालय का, वो पहले ही संपन्न हो गया। लेकिन अभी हाल ही में क्या किया गया है, जो मंत्रालय कर्मचारी हैं शिक्षा विभाग में, उनको लेकर के 29वें
शिक्षक सम्मान समारोह का इस बार क्या किया गया था, आयोजन किया गया था। तो 29वें राज्य स्तरीय शिक्षा मंत्रालय के मंत्रालय कर्मचारियों का जो सम्मान समारोह है वो शिक्षा विभाग के द्वारा क्या किया गया था, आयोजित किया गया था। कहां पर, जयपुर में इसका आयोजन हुआ। चलिए अगला सवाल देखिएगा। सवाल है नेक्स्ट आपके सामने जो वो ये है कि हाल ही में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा एक विकास प्रदर्शनी का आयोजन जो है वो कहां किया गया। विकास प्रदर्शनी का मतलब है सरकार ने क्या क्या काम किए हैं, इसको लेकर के विकास के किए गए कामों को प्रदर्शित किया गया। कौन सा विभाग इस काम को किया, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने इस काम को करने का पूरा बीड़ा उठाया। तो यहां पर है जनसंपर्क विभाग द्वारा इसका आयोजन कहां किया गया, यह आपको बताना है। इस प्रदर्शनी का आयोजन जयपुर में, जोधपुर में, सीकर में, बाड़मेर में, कहां पर इसका आयोजन किया गया। तो जनसंपर्क विभाग के द्वारा कौन सी प्रदर्शनी है, विकास प्रदर्शनी है। विकास प्रदर्शनी इसकी नाम रखा गया, विकास प्रदर्शनी इसका नाम रखा गया। विकास प्रदर्शनी का आयोजन राजस्थान के सीकर जिले में किया गया। कहां पर, सीकर जिले में इसका आयोजन किया गया। इसे शेखावाटी का प्रवेश द्वार कहते हैं। शेखावाटी का क्या कहते हैं, शेखावाटी का प्रवेश द्वार भी आप लोग कह सकते हो। प्रवेश द्वार क्यों कह सकते हो, क्योंकि यहां पर पर्यटन विभाग के द्वारा, पर्यटन विभाग के द्वारा शेखावाटी जो सर्किट है उसके स्वागत कक्ष की स्थापना की गई है। स्वागत कक्ष की स्थापना कहां पर की गई है, वो स्वागत कक्ष की पर्यटन विभाग के द्वारा शेखावाटी जो सर्किट है, कौन सा है, शेखावाटी सर्किट। शेखावाटी सर्किट, उस शेखावाटी सर्किट के अंतर्गत राजस्थान में चूरू, जयपुर, चूरू और आपका कौन सा, चूरू, सीकर और झुंझुनू। चूरू, सीकर और क्या है, झुंझुनू। इन 3 जिलों में अगर कोई पर्यटन का बड़ा आदमी आता है उसके स्वागत की सारी तैयारियां कहां की जाती है, सीकर में की जाती है। वहां स्वागत कक्ष की स्थापना की गई है। तो यहां पर ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। सीकर जो जिला है वहां पर विकास प्रदर्शनी का अभी हाल ही में क्या किया गया, आयोजन किया गया। ठीक है, हाँ, इस बार शेखावाटी महोत्सव का आयोजन लक्ष्मणगढ़ में किया गया था। ये बात एकदम सही है आपकी। क्या है, लक्ष्मणगढ़ जो है, लक्ष्मणगढ़, यहां पर क्या किया गया था, इस बार शेखावाटी जो है, शेखावाटी महोत्सव का आयोजन, शेखावाटी महोत्सव का आयोजन कहां किया गया। तो इस वर्ष शेखावाटी महोत्सव का आयोजन जो है वो लक्ष्मणगढ़ में किया गया। और लक्ष्मणगढ़ किस जिले में आता है, सीकर जिले में आता है। और यही वो लक्ष्मणगढ़ है जहां से गोविंद सिंह जी डोटासरा जो है वो क्या है, गोविंद डोटासरा, ये क्या है, यहां से विधायक हैं। ये वही उनका विधानसभा क्षेत्र है। तो चलिए, मेरे हिसाब से ये बात समझ में आ गई होगी। इसका सही जवाब क्या है आपका, सीकर है। अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है। यहां पर लिखा है कि हाल ही में दौसा जो है, इस दौसा में हाल ही में एकीकृत जिला पोर्टल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया। दौसा में हाल ही में एक एकीकृत पोर्टल है, ठीक है, एकीकृत जिला पोर्टल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया। पहली बात तो दौसा में किया गया है। क्या बीमारी है ये है एकीकृत जिला पोर्टल, यानी ज्वाइंट जो आपका है, कई जिलों का इस प्रकार का एक पोर्टल बनाया गया जिसे एकीकृत जिला पोर्टल कहा गया है। दौसा में हाल ही में इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया, सूचना एवं प्रौद्योगिकी कार्य द्वारा, पर्यटन विभाग द्वारा, शिक्षा मंत्रालय द्वारा या गृह विभाग द्वारा। तो देखिए मेरे मित्रों, गृह विभाग जो है और एक जो कार्मिक विभाग है आपका, कौन सा, कार्मिक विभाग, कार्मिक विभाग और गृह विभाग जो है ये दोनों विभाग किसके अंतर्गत हैं या किसके अधीन है। तो ध्यान रखना, ये हमारे सीएम साहब जो है ना, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के पास हैं। ठीक है, अशोक गहलोत जी के पास ये दोनों मंत्रालय हैं, ये ध्यान रखना है, कार्मिक विभाग और आपका गृह विभाग जो है वो। शिक्षा विभाग आप लोग सब जानते हैं, अभी अभी आपको बता दिया, बीडी कल्ला जी के पास है। ठीक है, बीडी कल्ला जी इस मंत्रालय के मंत्री हैं। अभी आपसे पूछा क्या जा रहा है, एकीकृत जिला पोर्टल का शुभारंभ हाल ही में किसके द्वारा किया गया है। तो यह जो कार्य है वो अभी हाल ही में सूचना प्रौद्योगिकी जो है, सूचना प्रौद्योगिकी कार्यालय के द्वारा अभी हाल ही में कहां पर, दौसा जिले में, दौसा जिले में एकीकृत जिला पोर्टल का क्या किया गया, अभी हाल ही में यहां पर शुभारंभ किया गया या इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है। चलिए जरा नेक्स्ट सवाल देखिए मेरे मित्रों, अगला क्या है आपके सामने। अगला सवाल यह है कि एक युद्धाभ्यास है राज्य में, फरवरी माह में जो है वो इसका आयोजन किया जाएगा राजस्थान में। फरवरी माह में वायुसेना के युद्धाभ्यास वायु शक्ति 2
का आयोजन कहां किया जाएगा? वायु शक्ति 2 का आयोजन राजस्थान में कहां किया जाएगा? वायुसेना जो है, इस वायुसेना के एयरफोर्स जो है, इस एयरफोर्स के, ठीक है, एयरफोर्स जो है इसके अभी हाल ही में जो वायु शक्ति 2 है, वायु शक्ति 2, इस वायु शक्ति 2 का आयोजन राजस्थान में किया जाएगा। आपको यह ध्यान रखना है। तो कहां किया जाएगा? राजस्थान की ऐसी कौन सी जगह है जहां पर इसका आयोजन किया जाएगा? जोधपुर में किया जाएगा, बीकानेर में, जैसलमेर में या बाड़मेर में किया जाएगा? कहां पर इसका आयोजन होगा? तो यह ध्यान रखना, ठीक है, कि इसका आयोजन राजस्थान में तो किया जाएगा, लेकिन राजस्थान के जैसलमेर जो जिला है वहां पर इसका आयोजन किया जाना है। जोधपुर में नहीं किया जाएगा मेरे मित्रों, इसका आयोजन बीकानेर में भी नहीं किया जाएगा, ठीक है, बाड़मेर में भी इसका आयोजन नहीं होगा। इसका आयोजन कहां होगा? जैसलमेर में इसका आयोजन किया जाएगा। जैसलमेर में इसका आयोजन होने वाला है। जैसलमेर जो है वो आपको पता होगा, जैसलमेर का किला जो है वो पीले पत्थरों से क्या किया गया है? निर्मित किया गया। पीले पत्थरों से इसका निर्माण किया गया है और मरुस्थल के अंदर एक जहाज की तरह फैला हुआ, जहाज की तरह फैला हुआ यह क्या है? नजर आता है। मेरे हिसाब से आप इस बात को समझ गए होंगे। सिर्फ इतना ही याद रखना है इस सवाल में कि वायु शक्ति 2, इस वायु शक्ति 2 युद्धाभ्यास का आयोजन आने वाले फरवरी माह में, फरवरी 2022 में राजस्थान के किस जिले में आयोजन होने वाला है? तो जैसलमेर जो जिला है, इस जैसलमेर जिले में इसका आयोजन किया जाना है। चलिए अगले सवाल पर बात करते हैं। अगला सवाल है, राज्य के गौरव साहू जो हैं उन पर सवाल आया है। खिलाड़ी हैं गौरव साहू। गौरव साहू ने कहां आयोजित एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022 में तीसरा स्वर्ण पदक हासिल किया है? उसका नाम बताइए। हाँ जी, चलिए, राज्य के गौरव साहू ने कहां पर आयोजित एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022 में तीसरा पदक जो है वो हासिल किया, तीसरा स्वर्ण पदक हासिल किया है? आपको उस जगह का नाम बताना है। गौरव साहू ने इस पुरस्कार को जीता है। प्रतियोगिता कौन सी है? पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप है और वो भी एशियन चैंपियनशिप है। तो सीधी सी बात है, एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहां किया गया, जिसमें राजस्थान के गौरव साहू ने तीसरा स्वर्ण पदक हासिल किया है? पहला है इस्तांबुल तुर्की में, दूसरा है दोहा कतर में, तीसरा मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में, चौथा आपके सामने है हैदराबाद भारत में। तो कहां पर इसका आयोजन किया गया होगा, ये आपको जवाब देना है। पहले कुछ लोग कह रहे हैं ए होगा, कुछ लोग इसके आगे भी बढ़ गए हैं। तो इसका सही जवाब मैं बता देता हूं आप लोगों को। इसका सही जवाब जो है वो इस्तांबुल तुर्की है। क्या है? इस्तांबुल तुर्की में इसका आयोजन किया जा रहा है। इस इस्तांबुल तुर्की में आयोजित होने वाली इस पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता के अंतर्गत कौन है? गौरव साहू है, राजस्थान के गौरव साहू। इन्होंने क्या किया है? इस प्रतियोगिता के अंदर अपना तीसरा स्वर्ण पदक जो है वो हासिल किया, तीसरा स्वर्ण पदक जो है वो हासिल किया है। स्वर्ण पदक, ये ध्यान रखना है, ठीक है। यहां पर ये आपके लिए अच्छा सवाल है। कल की क्लास में एक सवाल हमारा ये भी था कि राजस्थान जो है, यहां पर अवनी लेखरा का नाम आपने सुना होगा, अवनी लेखरा, ठीक है। अवनी लेखरा जो है, इनका संबंध किस खेल से है ये भी पूछा जा चुका है अभी वीडियो के एग्जाम में। और वीडियो वाले में तो जो है वो आपको पता होगा 3 पारियों में अवनी लेखरा पर सवाल आया है, ठीक है। अब की बार आ सकता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, ये नहीं पूछा गया इनके संबंध में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर राजस्थान में अवनी लेखरा है और शूटिंग से संबंधित है। एक पहली पारी वीडियो की थी, उसमें तो सीधा ही सवाल आया था कि भाई अवनी लेखरा का संबंध निम्न में से किस खेल से है। बाकी में तो सुमेलित करनार ऐसे सवाल पूछा था, लेकिन पहली पारी वाले दिन में सीधा पूछा अवनी लेखरा जो है इसका संबंध किस खेल से है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो चलिए अब अगले सवाल पर बात करते हैं। अगला सवाल आपका क्या है, इसमें ध्यान रखना, इस्तांबुल तुर्की में आयोजित हो रही है ये वाली प्रतियोगिता, दोहा कतर नहीं है और मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया भी नहीं है और हैदराबाद भारत भी नहीं है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सवाल क्या है, जरा सवाल को समझो, सवाल की भाषा को समझो और उसके बाद जवाब दो।
इलेक्ट्रिकल वाहनों के प्रयोग के मामले में देश भर में राजस्थान का स्थान कौन सा है, ये जरा बताइएगा। देखिए, दो मंत्रालय को इससे बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। इलेक्ट्रिकल वाहनों की पहचान की वजह से कई विभाग जो हैं वो बड़े लाभ में आने वाले हैं। उसमें एक विभाग है जिसका नाम है पर्यावरण विभाग, पर्यावरण एवं वन विभाग, पर्यावरण एवं क्या है, वन विभाग है। दूसरा आपका परिवहन विभाग है, परिवहन विभाग है। दूसरा विभाग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग। ये सब बहुत सारे विभाग मिलकर इसमें क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, ये ध्यान होना चाहिए। पर्यावरण का सबसे बड़ा लाभ यह है कि पर्यावरण प्रदूषण कम होगा, उसके माध्यम से हम लोगों को श्वास लेने में होने वाली जो दिक्कतें हैं वो थोड़ी कम होगी। इलेक्ट्रिकल वाहनों का वैसे भी प्रभाव बढ़ रहा है वर्तमान में धीरे धीरे, और आने वाले समय में सरकार इसको जो बहुत ही कड़ाई से लागू करने वाली है। परिवहन विभाग जो है, इसमें नितिन गडकरी जी जो हैं, नितिन गडकरी साहब ने अभी हाल ही में यह दावा किया है कि अगले आने वाले 6 माह में जिन व्यक्तियों के पास बड़े शहरों में पेट्रोल डीजल की जो कार है उनके स्थान पर कौन सी कार होगी, इलेक्ट्रिकल कार होगी। इस प्रकार में बड़े शहरों में इस प्रकार का कंसेप्ट या इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मैं खड़ा कर दूंगा, ताकि उन लोगों को मजबूर होना पड़ेगा ये सब लेने के लिए। यहां पर राजस्थान जो है, अभी हाल ही में जो जारी की गई लिस्ट है उसके मामले में देश भर में राजस्थान इलेक्ट्रिकल वाहनों के प्रयोग के मामले में कौन सा स्थान रखता है, 6ठा स्थान रखता है। ध्यान रखना है ये बात, कौन सा स्थान, 6ठा स्थान हमारा इस मामले में रहा है। हम तो सिर्फ टॉप में किस में है, बेरोजगारी में है। बेरोजगारी जो है इस मामले में हमारा हरियाणा के बाद दूसरा स्थान है। हरियाणा के बाद हमारा कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान किसका है, राजस्थान का है। सुशासन सूचकांक की बात करें, सुशासन सूचकांक जो है, सूचकांक, इसकी बात अगर हम करें तो राजस्थान का इसमें बी कैटेगरी के अंतर्गत एमपी के बाद दूसरा स्थान है। बी कैटेगरी में एमपी के बाद राजस्थान का दूसरा स्थान है। इसके बाद अभी जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल पुरस्कार दिए गए, जल पुरस्कार जो वितरित किए गए, उन जल पुरस्कार 2022 में भी हमारा ध्यान रखना, यूपी के बाद दूसरा स्थान किसका है, राजस्थान का है। ये भी एक सुकून देने वाली बात है। तो आप सभी इन सवालों को जरूर ध्यान रखिएगा, आपके लिए यहाँ पर 6ठा स्थान जो है वो इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगले सवाल पर। हाँ जी, राज्य के वन्यजीव अभ्यारण्य में अफ्रीकी चीतों को छोड़ने की योजना है। कौन सा ऐसा अभ्यारण्य है राजस्थान का जहां पर अफ्रीकी चीते जल्द ही छोड़े जाएंगे। ये योजनाएं बहुत लंबे समय से आ रही है, सालों बीत गए, वर्ष बीत गए, लेकिन अभी ये योजनाएं इंप्लीमेंट नहीं हो रही है। फिर भी आपको पढ़ा रहे हैं कि राज्य के किस वन्यजीव अभ्यारण्य में अफ्रीकी चीतों को छोड़ने की जो है वो योजना है। यानी राजस्थान में 5 अफ्रीकी चीते जो हैं, 5 क्या किए जाएंगे, अफ्रीकी चीते जो है, अफ्रीकी चीते। वैसे आपको पता होगा चीते की संख्या एक भी नहीं है, इंडिया में चीते नहीं पाए जाते हैं पूरे भारत में। लेकिन हिमालय जो तेंदुआ है, हिमालयी तेंदुआ तो पाया जाता है हिमालय क्षेत्र में। हिमालयी तेंदुआ जो है वो पाया जाता है, तेंदुआ जो है वो यहाँ पर क्या किया जाता है, पाया जाता है। लेकिन चीतों की संख्या यहाँ नहीं है। अब अलग अलग स्थानों से चीते भारत में लाए जाने हैं, उसमें से राजस्थान जो है वहां पर कितने चीते आपको नजर आने वाले हैं ये बताना है। तो देखिए, चीतों की संख्या जो है वो यहां पर छोड़ी जानी है, और वो भी राजस्थान के किस वन्यजीव अभ्यारण्य में, सरिस्का में, शेरगढ़ में, रणथंभौर में, नाहरगढ़ में। नाहरगढ़ में नहीं होगा, रणथंभौर में नहीं होगा, और सरिस्का में भी नहीं होगा। इसका सही जवाब क्या है, शेरगढ़ है। यहां शेरगढ़ में इस प्रकार की बातें जो है वो अफ्रीकी चीतों को संबंध में वर्तमान में चर्चा में चल रही है। चलिए अगला सवाल जरा देखिएगा मेरे मित्रों, क्या है। ये सब आपको पीडीएफ के माध्यम से उपलब्ध होगा, और सब पीडीएफ कहाँ मिलेगी इस बारे में सब अवगत होंगे मेरे हिसाब से। तो आप सभी मित्र वहां से प्राप्त कर सकते हैं, वहां आंसर सहित आपको ये सब मिल जाएगा मस्कत में, ठीक है। नहीं भी पता है तो इस नाम से REAL, ठीक है, और NEWS इसको सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम पर जाकर। अगर ये नहीं मिले तो आपको बता रखा है 894747 है, ये 832370। ये नंबर जो है, इस नंबर पर आप क्या कर दीजिएगा, इतना लिख दीजिएगा PDF और व्हाट्सअप मैसेज जो है वो आप लोग इस नंबर पर कर दीजिए। आपको ये वाला जो है इसका लिंक जो है वो उस मैसेज के अंदर मिलेगा। लिंक ओपन करोगे तो आपको PDF प्राप्त हो जाएगी। चलिए अब आते हैं आगे। यहां पर आपके सामने जो अगला सवाल है वो किससे संबंधित है, जरा देखिए मेरे मित्रों। ये पूछा रहा है
कि मस्कत में आयोजित होने वाली हॉकी एशिया कप के लिए राज्य स्तरीय किस खिलाड़ी को कप्तान बनाया गया है? दो सवाल हैं। पहला तो एशिया कप का आयोजन, महिला एशिया कप हॉकी, एशिया हॉकी एशिया कप, वो भी किसका? महिलाओं का। इसका आयोजन अभी हाल ही में कहां होने वाला है? तो ये आयोजन मस्कत में होने वाला है। ठीक है, अब देखो जरा यहां पर राज्य की, वैसे तो आपको पता है रानी रामपाल भारतीय हॉकी टीम की कैप्टन है। रानी रामपाल जो है वो कप्तान है भारतीय हॉकी टीम की। इन्होंने आपको पता है टोक्यो ओलंपिक में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया था। इसी वजह से राष्ट्रपति जी ने इन्हें पद्मश्री अवार्ड जो है वो पद्मश्री अवार्ड से भी इस बार क्या किया था, इन्हें नवाजा गया था। तो राजस्थान की इनमें रहने वाली कौन है? निशा नहीं है, शर्मिला नहीं है, इसमें एक ही जवाब सही है जिसका नाम है सविता पूनिया। सविता पूनिया जिनका संबंध राजस्थान से है मेरे मित्रों, और ये मस्कत में आयोजित होने वाली हॉकी जो एशिया कप है उसमें क्या करने वाली है? राजस्थान से आती है और टीम का नेतृत्व जो है वो करने वाली है। तो अब जरा इसके बारे में ध्यान रखना, इसे क्या कहा जाता है? इसे हॉकी की दीवार के नाम से जाना जाता है। हॉकी की दीवार के नाम से इन्हें जाना जाता है, क्योंकि ये किसकी भूमिका में निभाती है? गोलकीपर जो है, गोलकीपर, उस गोलकीपर की भूमिका जो है वो अदा करती है टीम में, इसलिए इसे हॉकी की दीवार के नाम से भी क्या किया जाता है? जाना जाता है। चलिए अगला सवाल जरा देखिएगा आपके सामने क्या आने जा रहा है। सवाल यह है कि 10 जनवरी 2022 को आयोजित स्किल इंडिया 2021 राष्ट्रीय प्रतियोगिता में गोल्ड जीतने वाले प्रशांत चौरसिया का संबंध राजस्थान में कहां से है? मैंने आपको यह खबर पढ़ाई है नेशनल करंट अफेयर्स के अंतर भी। 10 जनवरी 2022 को इसका आयोजन स्किल इंडिया 2021 प्रतियोगिता का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। कहां पर? नई दिल्ली जो है यहां पर इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता के जो विजेता हैं, कल की क्लास में शायद एक शब्द यहां से गलती से निकल गया, इसके जो विजेता हैं इसका आयोजन चीन में तो किया जाएगा, लेकिन चीन में बीजिंग में नहीं किया जाएगा। कल शायद मैंने बीजिंग बोल दिया, इसका आयोजन संघाई चीन में किया जाएगा। कहां पर? संघाई चीन में इसका आयोजन किया जाएगा, यह ध्यान रखना है। देखो दो बात है, एक तो है राष्ट्रीय प्रतियोगिता, स्किल इंडिया नाम से एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन अभी हाल ही में कहां किया गया? नई दिल्ली में किया गया। इसके विजेताओं का आयोजन अंतरराष्ट्रीय स्किल प्रतियोगिता, क्या है? अंतरराष्ट्रीय स्किल प्रतियोगिता जो है, इस प्रतियोगिता का इसका आयोजन कहां किया जाएगा? अब संघाई चीन में इसका आयोजन होने वाला है। संघाई चीन में इसका क्या है? आयोजन होने वाला है। तो ध्यान रखना, राजस्थान से एक ऐसा चेहरा है जिसने इसमें गोल्ड जीता है, उसका नाम है प्रशांत चौरसिया। ये प्रशांत चौरसिया का संबंध राजस्थान के किस जिले से? और वैसे बात करें तो राज्य कौन सा है जिसने राष्ट्रीय प्रतियोगिता में राज्य, इसका सवाल का जवाब कल की क्लास में दिया, तो उसका नाम क्या है? उड़ीसा है। उड़ीसा वो राज्य है जिसने इसमें ओवरऑल क्या किया है? प्रथम स्थान जो है वो प्राप्त किया है। चलिए यहां पर है जयपुर है, चूरू है, सीकर है, जोधपुर है। तो जयपुर नहीं है, चूरू नहीं है, सीकर नहीं है, इसका सही जवाब जोधपुर है। ठीक है, प्रशांत चौरसिया का संबंध कहां से है? प्रशांत चौरसिया जो है इसका संबंध जो है वो ध्यान रखना, प्रशांत चौरसिया इसका संबंध जोधपुर से है। जोधपुर से संबंध रखने वाले राष्ट्रीय स्किल प्रतियोगिता जो है इसमें इन्होंने इस प्रकार का पुरस्कार जो है वो प्राप्त किया है। तो चलिए मित्रों अब आगे बात करते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या आने जा रहा है जरा देखो भाई। ये रहा नेक्स्ट सवाल, आज का 17 नंबर सवाल जो है वो आपके सामने है। 3 राज्यों के मिलिट्री स्टेशनों को जोड़ने वाली अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे का कितना भाग जो है वो राजस्थान से होकर गुजरने वाला है? देखिएगा 3 राज्य, पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, ठीक है, इससे होकर, तो इसमें देख लीजिएगा अमृतसर आपका पंजाब आ गया। 3 राज्य कौन कौन से आएंगे इसमें शामिल? पंजाब के बाद में राजस्थान के बाद आपका गुजरात, ये 3 जो हैं, हरियाणा नहीं आएगा इसमें, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, इन 3 जिलों से होकर गुजरेगा आपका अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे। कौन सा? अमृतसर जामनगर, ये
ठीक है, एक्सप्रेस वे जो है, एक्सप्रेस वे, इस एक्सप्रेस वे का कितना क्षेत्र जो है वो राजस्थान के अंतर आएगा, आपको यह बताना है। तो यहां पर है 550 किलोमीटर, 660 किलोमीटर, 636 किलोमीटर, 1050 किलोमीटर। कितना एरिया जो है वो जामनगर अमृतसर वाले क्षेत्र का इसके अंतर्गत शामिल किया जाएगा, ये जरा बताइएगा। तो आप मेरे हिसाब से बता दोगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी इसमें, बताइए फटाफट। 3 राज्यों के मिलिट्री स्टेशनों को जोड़ने वाले अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे का कितना किलोमीटर भाग राजस्थान से गुजरने वाला है? 550, 660, 636, 1050। तो कितना क्षेत्रफल राजस्थान से गुजरेगा? सब लोग अलग अलग जवाब दे रहे हैं अपने अपने हिसाब से, ठीक है। तो अब आपको बता देते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। वैसे तो आप सभी एक्सपर्ट हो चुके हैं अब, लेकिन कुछ ही लोगों का सही जवाब इसके अंतर्गत आया है। इसका सही जवाब जो है वो 636 किलोमीटर है। कितना है? 636 किलोमीटर एरिया जो है वो राजस्थान में शामिल होगा। 636 किलोमीटर का जो क्षेत्र है वो राजस्थान के अंतर्गत क्या किया जाएगा, इसमें राजस्थान में शामिल किया जाएगा, यानी राजस्थान से होकर गुजरेगा अमृतसर जामनगर जो है। और इसमें 3 जो है वो मिलिट्री स्टेशन 3 राज्यों के, पंजाब का मिलिट्री स्टेशन, जो मिलिट्री स्टेशन है इसमें राजस्थान है और इसमें गुजरात है। इसके जो मिलिट्री स्टेशन है उनको आपस में इसके माध्यम से जोड़ने में क्या होगी, आसानी होगी। यानी सीमा के नजदीक जो हमें कहीं भी अगर विपरीत परिस्थितियों में पहुंचना हो, सीमा पर सैनिकों को भेजना हो, उसके लिए जल्दी से इसके लिए ट्रांसपोर्टेशन की जो व्यवस्था है वो सही समय पर मौजूद रहे, इसके लिए इस प्रकार के एक्सप्रेस वे को क्या किया जाता है, बढ़ावा दिया जाता है और इसमें यह कारगर साबित होगा। तो 636 किलोमीटर इसमें राजस्थान से गुजरने वाला है। पंजाब, राजस्थान और गुजरात के मिलिट्री स्टेशन को आपस में इसके माध्यम से क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। वैसे अगर बात की जाए तो राजस्थान के एक्सप्रेसवे की, राजस्थान में मात्र एकमात्र एक्सप्रेसवे है, ये ध्यान रखना, राजस्थान में क्या है, एकमात्र एक्सप्रेसवे है। अगला सवाल आपके सामने क्या है, जरा बताओ भैया। सक्षम अरोड़ा का संबंध राजस्थान के किस कला से है जिसे हाल ही में लंदन के हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है? उस आपको कला का नाम बताना है, ठीक है। सक्षम अरोड़ा व्यक्ति का नाम है, ठीक है। इसका संबंध किस कला से है जिसके लिए उन्हें लंदन के हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है अभी हाल ही में? तो लंदन के हार्वर्ड रिकॉर्ड्स में शामिल इसने किया गया है सक्षम अरोड़ा को। इनका संबंध राजस्थान की किस कला से, राजस्थान की कह दो या किस कला से है? चित्रकला से है, ब्लू पोट्री से है, या टेटू कला से है, या बंदेज कला से? कौन सी कला से? चित्रकला से इनका संबंध नहीं है, ब्लू पोट्री से नहीं है। कृपाल सिंह शेखावत आपने नाम सुना होगा, बड़ा चर्चित नाम है कृपाल सिंह शेखावत, कृपाल सिंह शेखावत जो है इनका इस कला से बड़ा संबंध रहा है और देश दुनिया में चर्चित इन्होंने बनाया। नीले रंग का सर्वाधिक प्रयोग इसमें किया जाता है। बंदेज कला भी नहीं है, इसका सही जवाब जो है वो टेटू तो आप सब जानते ही होंगे मेरे हिसाब से। प्राचीन समय में तो यह एक तरीके से जो आदिवासी महिलाएं थी, वो आदिवासी महिलाओं के पास आभूषण होते नहीं थे, उन आभूषणों की पूर्ति करने के लिए इस प्रकार के टेटू बनाए जाते थे। उनके कान पर, नाक पर, चेहरे पर इस प्रकार के वो टेटू आभूषणों की कमी को पूर्ति करने के लिए। और वर्तमान में ये एक फैशन बन गया है। इस फैशन का नाम ही क्या है, टेटू कला है, ये ध्यान रखना है। इस टेटू को बनाने की कला में सक्षम अरोड़ा को अभी हाल ही में लंदन के हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में क्या किया गया है, शामिल किया गया है। चलिए अगला सवाल देखिएगा। 20 नंबर सवाल आज की क्लास का जो है वो मेरे मित्रों आपके सामने रख दिया है मैंने। राज्य सरकार नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा के अनुसार 3 लाख से अधिक आबादी वाले नगरीय निकायों में वार्ड समिति का गठन करने जा रही है, ये आपको बताना है जी। यहां पर आपके सामने है जी हाँ, गोदना। जो प्राचीन समय में, एक मित्र का एकदम सही कमेंट यहां आया है, प्राचीन समय में जो राजस्थान में गोदना क्या था, जिसे राजस्थान में हम लोग गोदना कहते थे, वही आज क्या बन चुका है, टेटू कला बन चुकी है। यही क्या है, टेटू कला है। ये प्राचीन समय में आदिवासी जो महिलाएं हैं, क्या है, आदिवासी महिलाओं द्वारा ये गोदना जो है वो किया जाता था, यानी करवाया जाता था आभूषणों की पूर्ति के लिए। और यही कला आज क्या है, टेटू कला के नाम से जानी जाती है। राज्य सरकार
नगर पालिका अधिनियम 2009 की किस धारा के अनुसार 3 लाख से अधिक आबादी वाले नगरीय निकायों में वार्ड समिति गठित करने जा रही है? तो पहली बात तो आपको ध्यान रखना है, वार्ड समिति शहरी निकायों में इसका गठन किया जा रहा है, ठीक है। और कितनी आबादी वालों में, तो यह आबादी जरूर ध्यान रखना, 3 लाख की आबादी जहां होगी, उससे अधिक जहां होगा, वहां पर जो नगरीय निकाय है उसमें वार्ड समिति का गठन किया जाएगा। लेकिन यह नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा में लिखा हुआ है कि ऐसा किया जाना चाहिए? ऐसा सवाल पूर्ववर्ती परीक्षाओं में आपने देखा होगा और बहुत अच्छे से आपने समझा होगा। ग्राम विकास अधिकारी जो नाम बदल कर किया गया ग्राम सेवक का, यह सवाल आरएस प्री का पेपर जो हुआ उस आरएस प्री के पेपर में पूछा जा चुका है, यह भी मेरे हिसाब से आपको याद होगा, ठीक है। चलिए यहां पर पूछा जा चुका है तो ध्यान रखना, ये 52 जो है, यहां धारा 52 जो इसकी है, इस धारा 52 के अंतर्गत 3 लाख से अधिक जो आबादी है वहां के शहरी नगरीय निकाय जो हैं उसमें क्या किया जाएगा मेरे मित्रों? शहरी नगरीय निकायों में इसका गठन किया जाना है। शहरी नगरीय निकायों में, सॉरी यहां पर आपके कितना लगा दिया, 52 नहीं 54 करना, इसको क्या करना है, 54 इसको करिएगा। 54 जो धारा है इसके अंतर्गत उल्लेख है, यहां पर धारा 54 जो है इस धारा 52 में नहीं है, ना 51 में है और ना 55 में है। धारा 54 जो है इसके अंतर्गत देखिए, धारा 54 जरूर याद रखना है, 3 लाख की आबादी जहां होगी शहरी नगरीय निकायों में, वहां पर वार्ड समिति जो है, इस वार्ड समिति का क्या किया जाएगा, गठन किया जाएगा। वार्ड समिति का गठन कहां किया जाएगा? तो जहां वार्ड समिति गठित होगी जिस नगरीय निकाय में 3 लाख की आबादी होगी, और यह इस नगर पालिका अधिनियम 2009 जो है, इस 9 की धारा 54 में इसका उल्लेख कर रखा है। आरएस प्री में इस पर सवाल बन चुका है, ठीक है। हाँ आपने सही बताया था 54, और 54 ही इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने 20 नंबर सवाल राजस्थान करंट अफेयर्स का क्या है मेरे मित्रों, जरा देखो भाई। यहां पर आपके सामने सवाल है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा एमएल कुमावत समिति की सिफारिशों के आधार पर साक्षात्कार में ऑन स्क्रीनिंग मार्किंग का प्रयोग किया जाएगा। ऐसा करने वाला देश का कौन सा लोक सेवा आयोग है? ये वाला ऑन स्क्रीन का मार्किंग है, इसका मतलब है आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से ही होगा और ऑनलाइन ही नंबर देने होंगे बोर्ड को। तो ऑन स्क्रीनिंग मार्किंग का प्रयोग किया जाएगा। ऐसा करने वाला देश का कौन सा सेवा आयोग जो है वो बन रहा है? राजस्थान। अभी राजस्थान में आपको पता होगा देश भर के लोक सेवा जो आयोग हैं, उनके देश भर के लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी और आरपीएससी और विभिन्न प्रकार की स्टेट पीएससी जो है, उनके अध्यक्षों का सम्मेलन जो है, उसके अध्यक्षों का सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? तो अजमेर में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। और आरपीएससी ने एक नया इनोवेशन ये किया है कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आप क्या कर सकते हो? वन टाइम रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आप अपना फॉर्म भर सकते हो। अब आपको बार बार पूरा फॉर्म भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका समय बचेगा, पैसा हालांकि लगेगा, पैसे की कोई बचत नहीं होगी, ऐसा मत समझिएगा। आप बार बार जिस भी भर्ती परीक्षा का पेपर देने जा रहे हैं उसमें सिर्फ आपको फीस जमा करानी होगी, पूरा फॉर्म वापस भरने की जरूरत नहीं होगी। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। ऑन स्क्रीनिंग मार्किंग जो है साक्षात्कार में, अभी जो एसआई का पेपर पास करेंगे, फिजिकल पास कर लेंगे, उन लोगों के लिए साक्षात्कार होगा। आरएस की परीक्षा जो मेंस की होने वाली है उसको पास करने के बाद जो साक्षात्कार आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा कॉलेज लेक्चरर जो है उसका भी अभी क्या होने वाला है, इंटरव्यू होने वाले हैं। तो इन सब के लिए जो साक्षात्कार होंगे उनमें ऑन स्क्रीनिंग मार्किंग होगी। ऐसा करने वाला राजस्थान पहला स्टेट पीएससी होगा। राजस्थान ऐसा पहला होगा जिसमें इस प्रकार के इनोवेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। तो मित्रों अब देखते हैं अगले कुछ सवाल और हैं जिन पर हमें बातचीत करनी है। चलिए जरा बातचीत की आपके सामने रख देते हैं। अगले सवालों के संबंध में भी क्या है अगले सवाल और क्या होगा उनका जवाब। तो राजस्थान से संबंधित ही जो सवाल हैं उन्हीं पर हमें बातचीत करनी है। तो अगला सवाल आपके सामने जरा है वो देखिएगा क्या है। राजस्थान से संबंधित ही कुछ सवाल और मैंने रखे हैं आपके सामने, 20 सवाल वो हो गए। उसके अलावा अभी हाल ही में एक चर्चित नाम जो रहा है राजस्थान से संबंधित, उस पर भी देख लीजिएगा आपका सवाल क्या है। पंजाब के नए डीजीपी वीरेश कुमार भावरा का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो आपको पता है पंजाब में प्रधानमंत्री की जो सुरक्षा चूक हुई उसके संदर्भ में पंजाब के जो पूर्व डीजीपी थे उनको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया।
नए डीजीपी बनाए गए वीरेश कुमार भावरा। कौन? वीरेश कुमार भावरा। वीरेश कुमार भावरा जो है, वीरेश कुमार भावरा, ठीक है, ये राजस्थान से संबंधित है और राजस्थान का जो भरतपुर जिला है, राजस्थान का भरतपुर जिला जो है, यहां से इनका क्या है, संबंध रहा है। इनके पिताजी एक स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं, ये ध्यान रखना। भरतपुर में इनका बड़ा नाम है, भरतपुर जिला जो है यहां से इनका संबंध रहा है राजस्थान से। तो नए डीजीपी वीरेश कुमार भावरा का संबंध राजस्थान के भरतपुर जिले से रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद अगला सवाल आपका क्या है, ये सब मैं पहले पढ़ा चुका हूं, इस वजह से आपके सामने रख रहा हूं। और ध्यान रखना, पंजाब में जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा चूक हुई उसको लेकर के जो कमेटी बनाई है वो आपको पता है, बनर्जी के नेतृत्व में, सुप्रीम कोर्ट की जो महिला जस्टिस है उनके नेतृत्व में उस कमेटी का क्या किया गया है, गठन किया गया है। चलिए अगला सवाल देखिए, राजस्थान में 60 वर्ष से अधिक जो कोमोर्बिड वरिष्ठ जन हैं उनके स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए प्रिकॉशन डोज जो है वो अभियान कब से शुरू किया गया, प्रिकॉशन डोज दिया जाना कब से शुरू किया गया है राजस्थान में, ये आपको बताना है। तो किस दिन से अभियान की शुरुआत की गई, तो आपको ध्यान रखना है 10 जनवरी 2022 से इस अभियान की राजस्थान में क्या शुरू की गई, या 12 जनवरी से की गई, या 15 जनवरी से, या 30 जनवरी से। तो 10 जनवरी से राजस्थान में यह अभियान शुरू हुआ, फ्रंट लाइनर को प्रिकॉशन डोज जो है वो दिए जाने की अभियान शुरू हुई। इसके अलावा 15 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक के जो बच्चे हैं इनके लिए जो डोज दिए जाने का काम है वो 3 जनवरी 2022 से इस अभियान की क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी। पिछले वर्ष का आपको दिन याद होगा, 16 जनवरी का, 16 जनवरी 2021 को क्या किया गया था, अभियान शुरू किया गया था। किसको लेकर के, वैक्सीनेशन अभियान, विश्वव्यापी वैक्सीनेशन जो अभियान है वो इस दिन क्या किया गया था, शुरू किया गया था। तो मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये सब सवाल आपको करवाए हुए हैं, वही मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं। अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है यहां पर आपके सामने, ये है कि ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी एथलेटिक्स प्रतियोगिता में तीसरी बार स्वर्ण पदक विजेता यमनदीप शर्मा का संबंध राजस्थान में कहां से है। राजस्थान के यमनदीप शर्मा जो है इनका संबंध राजस्थान में कहां से है ये आपको बताना है। और ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी जो एथलेटिक्स प्रतियोगिता है उस प्रतियोगिता में इन्होंने क्या किया है, पदक जीता है। तो जरा बता दो भाई जल्दी से, ये सवाल भी आपको कराया है। ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी एथलेटिक्स प्रतियोगिता में तीसरी बार स्वर्ण पदक विजेता यमनदीप शर्मा का संबंध राजस्थान के जयपुर जिले से है। राजस्थान के कहां से, जयपुर जिले से इनका संबंध है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, जयपुर जिले से इनका संबंध है। ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी एथलेटिक्स प्रतियोगिता में इन्होंने क्या किया है, तीसरी बार स्वर्ण पदक जीता है, तीसरी बार स्वर्ण पदक इसमें हासिल किया है। अगला सवाल राजस्थान विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ है। राजस्थान विश्वविद्यालय ने अपना कौन सा स्थापना दिवस जो है वो 8 जनवरी 2022 को अभी हाल ही में मनाया है। राजस्थान विश्वविद्यालय ने अपनी स्थापना का कौन सा दिवस जो है वो 8 जनवरी 2022 को मनाया है, ये आपको बता दिया सवाल। 8 जनवरी को स्थापना दिवस मनाता है, राजस्थान का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। और 31वें दीक्षांत समारोह को भी इस बार आयोजन यहां पर किया गया। कुछ लोगों को यहां पर गोल्ड मेडल जो है वो दिए गए, कुछ लोग बच गए, उन्होंने बाद में शिकायत की राज्यपाल से कि हमें मिला ही नहीं कुछ। तो 73वां, 74वां, 75वां और 76वां कौन सा स्थापना दिवस जो है वो हाल ही में मनाया गया है। तो आप सभी मित्रों का एकदम सही जवाब आ रहा है, 76वां स्थापना दिवस अभी हाल ही में राजस्थान विश्वविद्यालय ने अपना मनाया है। अगला सवाल आपके सामने है, राज्य में इस वर्ष पहली बार कृषि बजट अलग से प्रस्तुत किया जाएगा, ऐसा करने वाला राजस्थान देश का कौन सा राज्य होगा। तो ये भी बात अभी अभी अपनी हुई है कि राजस्थान जो है इस बार फरवरी के फर्स्ट वीक में, फरवरी 2022 में, यानी पहले मार्च में बजट प्रस्तुत होता था, वो बजट अब फरवरी माह में क्या किया जाएगा, प्रस्तुत किया जाएगा। और केंद्र सरकार ने पिछली बार फरवरी माह से इसकी शुरुआत कर दी और राजस्थान में भी फरवरी के प्रथम वीक जो है, प्रथम सप्ताह जो है, इसमें बजट जो है वो अब क्या किया जाएगा, प्रस्तुत किया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, ऐसा करने वाला राजस्थान प्रथम राज्य है, ऐसा करने वाला राजस्थान प्रथम राज्य है जो कृषि बजट अलग से प्रस्तुत करेगा। पहला राज्य राजस्थान है। चलिए अगला सवाल आपके सामने रखते हैं हम, और वो सवाल जरा देखिएगा क्या है। नेक्स्ट सवाल, ये सभी आंसर सहित आपको इस पीडीएफ में मिल जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से आप लोगों को यहां पर। हाँ जी, अगला सवाल आपके सामने जरा देखो क्या है, ये रहा। अगले 5 सवाल पर बातचीत और करते हैं अभी हम लोग आपसे। अगला 5 सवालों में पहला सवाल है,
राज्य का पहला मंदिर कौन सा है जिसने डाक विभाग से प्रसाद वितरण हेतु MOU किया है? हाल ही में MOU करने वाला राजस्थान का ऐसा कौन सा मंदिर है जिसने डाक विभाग से MOU किया है और प्रसाद 101 रुपए में 101 रुपए में राजस्थान में आपके घर प्रसाद पहुंच जाएगा। ऐसा राजस्थान में करने वाला डाक विभाग के साथ MOU, डाक विभाग के साथ MOU करने वाला, MOU करने वाला, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग करने वाला डाक विभाग के साथ पहला मंदिर है राजस्थान का। ऐसा देश भर में पहले हो चुका है, लेकिन राजस्थान का पहला ऐसा करने वाला रामदेवरा का जो रामदेव जी का मंदिर है वहां पर ऐसा पहली बार किया जाएगा। आपको 101 रुपए में प्रसाद, ठीक है, प्लस वहां की भभूति जो है, भभूति, ये आपको वहां से मिलेगी बाई डाक के माध्यम से। तो ऐसे पहले रामदेवरा में इसको देखा जा रहा है। इसके बाद सालासर बालाजी का मंदिर और जीण माता का जो मंदिर है वहां पर भी इस पर जल्द ही शुरुआत की जाएगी। तो चलिए, मेरे हिसाब से ये बात आपको याद होगी और मैंने भी बता दी है आपको। अगला सवाल आपके सामने, देश में 2 प्रोजेक्ट जो हैं वो अभी हाल ही में चल रहे हैं। देश के 2 प्रोजेक्ट दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, ठीक है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के संबंध में है कि देश के 2 प्रोजेक्ट दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और जामनगर अमृतसर इकोनॉमिक कॉरिडोर को जोड़ने के लिए राज्य के किन 2 स्थानों के मध्य ग्रीनफील्ड 6 लेन हाईवे बनाया जाएगा? राजस्थान में ग्रीनफील्ड 6 लेन हाईवे जो है वो 2 प्रोजेक्ट है, एक तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है और एक आपका जामनगर अमृतसर इकोनॉमिक कॉरिडोर है। तो जामनगर वाले की लंबाई राजस्थान में अभी आपको बताया 636 किलोमीटर राजस्थान में इसकी लंबाई होने वाली है। इसके लिए 6 लेन जो है वो कहां पर हाईवे बनाया जाएगा? पंचभद्रा से लालसोट, जोधपुर से मारवाड़, जयपुर से दौसा, कुशखेड़ा से नीमराना। तो पचभद्रा जो है यहां से लालसोट दौसा तक, लालसोट कहां पर है? तो ये लालसोट है आपका दौसा में। और पचभद्रा कहां पर है? तो पचभद्रा में रिफाइनरी बन रही है, आपको पता है, ये बाड़मेर में है। यहां से दोनों के बीच में ये 6 लेन ग्रीनफील्ड जो हाईवे है वो यहां पर बनाया जाएगा। चलिए अगले सवाल पर बात करते हैं। अगला सवाल आपके सामने क्या है, जरा देखिएगा। हाल ही में किस बैंक ने परिवर्तन प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश में 29 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम बनाने की जो पहल है वो शुरू की है? हाल ही में किस बैंक ने परिवर्तन प्रोजेक्ट के तहत देश में 29 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम शुरू किए हैं, ये जरा बताइएगा। हाँ जी, रोजाना देते हैं ना भैया, PDF रोज डालते हैं, आप देते कैसे नहीं, ठीक है। हाँ, पच नहीं है, पद है, ठीक है जी, पद बोल देंगे आग से। इसका सही जवाब क्या है? हाल ही में किस बैंक ने परिवर्तन प्रोजेक्ट के तहत 29 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम जो है उसकी शुरुआत करने की बात कही है? SBI नहीं है, ठीक है, ICICI बैंक नहीं है, BOB नहीं है, HDFC बैंक जो है इसके माध्यम से राजस्थान के कितने सरकारी स्कूल, 29 सरकारी स्कूलों में इस प्रकार का प्रोजेक्ट जो है वो हाल ही में चलाया जाएगा। मिशन का नाम क्या है? परिवर्तन प्रोजेक्ट है। इस परिवर्तन प्रोजेक्ट के तहत, किस प्रोजेक्ट के तहत? परिवर्तन जो प्रोजेक्ट है, इस परिवर्तन प्रोजेक्ट के तहत इस प्रकार का कार्य किया जाएगा, परिवर्तन प्रोजेक्ट के तहत। चलिए नेक्स्ट जरा देखिएगा अगला सवाल। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर यह रहा मित्रों, क्या है जरा देखो। प्रदेश के किस शिक्षण संस्थान के टेक्नोलॉजी पार्क में जौहरी सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी के सेंटर का उद्घाटन हुआ है अभी हाल ही में? प्रदेश के किस शिक्षण संस्थान के टेक्नोलॉजी पार्क में जौहरी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेंटर का उद्घाटन किया गया है? जौहरी सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी जो है वो किस शिक्षण संस्थान के अंदर टेक्नोलॉजी पार्क में ऐसा किया गया है? तो RTU कोटा में ऐसा नहीं किया है, MNIT जयपुर में ऐसा नहीं किया है, MBM विश्वविद्यालय जोधपुर में नहीं किया है, IIT जोधपुर में इस प्रकार के जौहरी सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी की स्थापना की गई है। और MNIT जयपुर ने वायुसेना जो है, वायुसेना के साथ अभी जो है वो समझौता किया है कई चीजों को लेकर। वायुसेना के साथ जो है वो किसने? MNIT जयपुर ने अभी हाल ही में एक समझौता किया है जिसमें ये दोनों मिलकर आपस में क्या करेंगे? काम करने वाले हैं। अगला सवाल जरा देखिएगा। और आज के अंतिम सवाल पर हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान के संदर्भ में। मैंने बहुत सारे सवाल आज आपको करा दिए, करीबन 40 सवालों के आसपास करा दिए और एक सप्ताह में 40 से ज्यादा सवाल राजस्थान से संबंध जो है वहां से ज्यादा बनते नहीं है। पंचकुला में आयोजित ऑल इंडिया अंडर 17 बैडमिंटन खिताब प्रदेश के किस खिलाड़ी ने जीता है? आयोजन कहां हुआ? पंचकुला में। किससे संबंधित है? ऑल इंडिया अंडर 17 बैडमिंटन
खिताब प्रदेश के किस खिलाड़ी ने जीता है, ये आपको बताना है। तो इसमें संस्कार सारस्वत जो है, इसका नाम आप लोग जानते हैं, संस्कार सारस्वत ने जो है इस प्रकार का पुरस्कार जो है हाल ही में प्राप्त किया है। संस्कार सारस्वत और ऑल इंडिया अंडर 17 बैडमिंटन प्रतियोगिता है, बैडमिंटन प्रतियोगिता। इस बैडमिंटन प्रतियोगिता में कौन सा खिताब इन्होंने जीता है, तो यहां पर बैडमिंटन प्रतियोगिता का ऑल इंडिया अंडर 17 बैडमिंटन का खिताब अभी हाल ही में प्रदेश के किस खिलाड़ी ने जीता है, तो यह है संस्कार सारस्वत जो है, इन्होंने इस पुरस्कार को प्राप्त किया है। तो मेरे मित्रों, आप सभी का आज की क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पीडीएफ के लिए मैंने इस क्लास में पहले बता दिया है, आज पीडीएफ को अपडेट कर देंगे तो आप तक पहुंच जाएगी, आप चिंता मत करिए। तो आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद है। कल से क्लास आपकी समय पर शुरुआत हो रही है, ठीक 5:15 बजे आप हाजिर हों। उसके बाद 2-3 दिन बाद क्लास को फिक्स 5 बजे स्टार्ट हम लोग कर देंगे। थोड़ा जल्दी उठने की आदत डालिए। आप सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद है। कल फिर मिलते हैं, कुछ नए सवाल, कुछ नई बातें, इंडिया और वर्ल्ड के करंट अफेयर्स के साथ कुछ नई जानकारी आप लोगों के लिए लेकर हाजिर होंगे। तब तक आप सभी अपनी तैयारी को इसी प्रकार जो है वो जारी रखिए। फिर मिलते हैं, तब तक हैव ए नाइस डे, थैंक यू।